स्टॉक मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं और इस तरह के वेरी हाई मार्केट्स में क्या आपने अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया है या नहीं। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्या सही में मार्केट्स ओवरवैल्यूड हैं। उसके लिए हम मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो चेक करेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि वो कौन से पॉजिटिव्स हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और वो कौन से निगेटिव्स हो सकते हैं जिसके कारण ये स्टॉक मार्केट गिर सकता है। थर्ड हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहां से अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो वो कितना ज्यादा गिर सकता है। और फोर्थ हम जानेंगे कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम मार्केट्स का वैल्यूएशन चेक करते हैं। तो निफ्टी 50 का अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो अबाउट 17 के आसपास आता है। तो अगर ये 17 के आसपास है तो उसे हम फेयरली वैल्यूड बोलेंगे। 17 से नीचे आ जाता है तो हम बोलेंगे कि मार्केट अब अंडर वैल्यूड होने लगा है। और जब ये 17 से ऊपर जाने लगता है तब हम बोलेंगे कि मार्केट सब ओवर वैल्यूड होने लगा है। करंटली अगर आप निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो ये है अबाउट 20। तो यस, करेंटली निफ्टी 50 ओवर वैल्यूड है। सेंसेक्स के मार्केट कैप टू जीडीपी के लॉन्ग टर्म एवरेज को चेक करेंगे तो वो अबाउट 80 to 85% के आसपास आता है। इससे नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, इससे ऊपर जा रहा है तो वो ओवर वैल्यूड होता जा रहा है। करेंटली सेंसेक्स का जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो है 105%। तो यस, सेंसेक्स भी ओवर वैल्यूड है। जब भी हम स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन चेक करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो करंटली यस, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही ओवर वैल्यूड है, बट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा दैट इज सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड नहीं है। निफ्टी को हम सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड तब बोलते हैं जब निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अबाउट 25 के आसपास चला जाता है या फिर उससे भी ऊपर चला जाता है। जबकि बीएससी सेंसेक्स को हम ओवर वैल्यूड तब बोलेंगे जब इसका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अबाउट 115 या फिर उससे भी ऊपर चला जाए। नाम हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट्स करंटली किन रीजंस के कारण ऊपर जा रहा है और वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिर सकता है। करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाने का जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है वो है यूएस का जो इन्फ्लेशन फिगर आया है वो पहले से कम आया है। इसके कारण मार्केट्स को ये लग रहा है कि फेड रिजर्व अब यूएस में इंटरेस्ट रेट जो बहुत एग्रेसिवली बढ़ा रहा था वो अब कम बढ़ाएगा। इसी रीजन से एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। लाइक नवंबर मंथ में अभी तक उनका जो टोटल बाइंग है वो ऑलमोस्ट $4 बिलियन के आसपास है। और ये जो ज़्यादातर बाई करते हैं एफआईआईज वो करते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स को। दैट्स वाई अगर आप देखें तो इस महीने लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं दैट इज निफ्टी या फिर सेंसेक्स उसमें तो अच्छा खासा तेजी आया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे तो रिलेटिवली वो काफ़ी कम ऊपर गए हैं। ये एफआईआईज अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं तो मोस्टली 4 प्रोमिनेंट सेक्टर्स में इनका पैसा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है फाइनेंशियल, सेकंड है एफएमसीजी, थर्ड है आईटी एंड फोर्थ है ऑटो सेक्टर। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अच्छा करने का दूसरा मेन रीजन ऑफ कोर्स है इंडियन इकोनॉमी का अच्छा परफॉर्मेंस। करंटली अगर आप वर्ल्ड वाइड मेजर इकोनॉमीज को देखेंगे लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, यूके या फिर चाइना, तो कहीं भी ग्रोथ अच्छा नहीं है। सारे मेजर इकोनॉमीज का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बुरी तरह से हिट हुआ है। साथ ही नियर फ्यूचर में भी यही लगता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। इस तरह के ग्लोबल सिनेरियो में मेजर इकोनॉमीज में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि दिस फाइनेंशियल ईयर अबाउट 7% से ग्रो करेगा। साथ ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी घटेगा, लेकिन फिर भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से ऊपर रहने का उम्मीद है जो कि काफी अच्छा ग्रोथ है। नाउ मार्केट्स में नियर टर्म में वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिर सकता है। नंबर 1 रीजन ऑफ कोर्स होगा रसिया और यूक्रेन का वॉर। हमें पता है कि सिचुएशन वहां पे बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो उसके कारण मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेकंड रीजन हो सकता है यूएस में आने वाला रिसेशन। अगर ये माइल्ड आता है तब तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर ये बड़ा रिसेशन आता है, मेजर रिसेशन आता है तो वहां पे
प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेशली हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर की कंपनीज को। लेकिन यहाँ पे भी इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है तो उसके कारण जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एनर्जी के प्राइसेस हैं वो कम होंगे। हमें पता है कि इंडिया अपने टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 80% इंपोर्ट करता है, तो अगर एनर्जी के प्राइसेस कम होंगे तो ओवरऑल वो इंडिया के लिए अच्छा होगा। थर्ड रीजन है कंपनीज के अर्निंग्स में स्लो डाउन का आना, और ये ऑलरेडी टू सम एक्सटेंट स्टार्ट हो चुका है। कोरोना पैंडेमिक के कारण ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक इकोनॉमी में लॉकडाउन था, उसके बाद से कंपनीज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अब वो लो बेस इफेक्ट जा चुका है। तो फ्यूचर में कंपनीज का ग्रोथ रेट कैसा होगा, इस पे भी स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस काफी हद तक डिपेंड करेगा। एग्जांपल के लिए आप बैंक्स का रीसेंट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लाइक उनका प्रॉफिटेबिलिटी या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छा आया है। कुछ बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज़्यादा आने का प्रोमिनेंट रीज़न ये है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक्स इमीडिएटली लोन रेट्स बढ़ा देते हैं, लेकिन एफडीज में इंटरेस्ट रेट वो इतनी एग्रेसिवली नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन फ्यूचर में उन्हें एफडीज पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, उसके कारण उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम होगा। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि मार्केट्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहां से अगर मार्केट गिरता है तो वो कितना गिरेगा? इस क्वेरी का एग्जैक्ट आंसर देना तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिससे कि ये लगे कि मार्केट्स में यहां से कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट है तो 3, 4, 5% का गिरावट कभी भी आ सकता है, लेकिन 10% से ज्यादा का गिरावट का कोई रीजन फिलहाल एटलीस्ट नहीं है। यहां पे हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है और बाहर की जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके हालात और भी खराब होते हैं, तो एज अ नी जर्क रिएक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी गिर सकता है, इन सम केसेस काफ़ी गिर सकता है, लेकिन वो जो गिरावट होगा वो शॉर्ट टर्म का होगा। नाउ एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? जब भी हम मार्केट्स का वैल्यूएशन देखते हैं, दैट इज मार्केट ओवर वैल्यूड है या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो इस तरह का जो डेटा है या फिर डिटेल्स है वो किसके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? तो इस तरह का डिटेल्स जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या फिर वैसे इन्वेस्टर जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 10 ईयर 20 ईयर्स, तो इस तरह के डिटेल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन में इस तरह का मार्केट का ऊपर जाना, नीचे जाना, अंडर वैल्यूड होना, ओवर वैल्यूड होना कई बार होगा। तो इन चीज़ों के बारे में ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। किसी भी मार्केट कंडीशन में, दैट इज मार्केट्स अंडर वैल्यूड हो, फेयरली वैल्यूड हो या फिर ओवर वैल्यूड हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 ईयर 20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आपको अपना SIP और STP हमेशा ही कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स करेंटली अच्छा होगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आउट ऑफ 100 रुपीज़ 30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आप अभी कर सकते हैं, और जो रेस्ट का पैसा है उसे आप नेक्स्ट 3 to 4 ट्रांचेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छा यही होगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये होगा कि आप STP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करें, मे बी 6 मंथ्स का STP। जब भी स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो एज अ इक्विटी इन्वेस्टर हम 2 और बातों का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर आपका इक्विटी का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, दैट आपने डिसाइड किया था अबाउट 60-70% और ये हो गया 80-90%, तो वहाँ पे आप अपने एलोकेशन को कम कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा फंड है जो कि 3-4 ईयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज बेंचमार्क अबाउट 13-14% का रिटर्न दे रहा है, जबकि ये फंड अबाउट 9-10% का ही रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखें कि मैं फ्यू मंथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई फंड 3 to 4 ईयर्स तक अपने बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है, तो वहाँ पे उस तरह के फंड से ऑफ कोर्स हमें निकल जाना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।